हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर ओ का 16th चैप्टर नमक पढ़ेंगे बेटा। नमक एक कहानी है बेटा, जो कि रजिया सज्जाद जहीर ये लेखिका हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। इनका जो जन्म है बेटा वो 15 फरवरी 1917 को अजमेर में हुआ था। इसके बाद बेटा इन्होंने बीए तक की जो शिक्षा है वो घर पर रहते हुए ही प्राप्त की थी और विवाह के बाद इन्होंने उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद 1947 में ये अजमेर छोड़ करके लखनऊ चली गई और वहाँ के करामात हुसैन गर्ल्स कॉलेज में प्राध्यापिका के रूप में कार्य करने लगे। इसके बाद ये बेटा सन 1965 में इनकी नियुक्ति जो है सोवियत सूचना विभाग में हुई और 18 दिसंबर 1979 को इनकी मृत्यु हो गई, इनका देहांत हो गया बेटा। ये जो बेटा इन्होंने जो बीए की शिक्षा थी वो घर से ही प्राप्त की थी। विवाह के बाद इन्होंने एमए किया, ठीक है, और अब ये लखनऊ में रह रही थी। तो इनकी जो रचनाएं हैं बेटा, इनकी एकमात्र रचना का नाम है जर्द गुलाम, ठीक है। इनकी जो रचना है बेटा वो जर्द गुलाम के नाम से प्रसिद्ध है। इनका एक कहानी संग्रह, ये उर्दू कहानी संग्रह है, उर्दू की कहानियाँ हैं, इसमें उर्दू भाषा में इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। ये जो रजिया सज्जाद जहीर जी हैं बेटा, ये उर्दू की प्रसिद्ध लेखिका हैं और इन्होंने महिला कहानीकार कहना ही उचित होगा, क्योंकि ये महिला कहानीकार हैं, क्योंकि इन्होंने केवल कहानियाँ ही लिखी हैं। इनके पास एक प्राध्यापिका के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इनके पास कोमल हृदय है और इनकी कहानियों में के जीवन में कोमल पक्ष को ही इन्होंने जो अपनी कहानियाँ लिखी हैं उसमें कोमल पक्ष का उद्घाटन किया है। इनकी जो कथा वस्तु है, कहानी में पात्र है, चरित्र चित्रण जो है, संवाद, जो भाषा शैली है और जो इनका उद्देश्य की दृष्टि है, उन्होंने उस दृष्टि से कविता अपनी सफलता प्राप्त की है। संवेदनशीलता जो है बेटा, संवेदनशीलता जो इनकी कहानियों का बेटा, इनकी जो कहानियाँ हैं उसमें सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता जैसी जो पारंपरिक जो मान्यताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। और इसके बाद इन्होंने आधुनिक संदर्भों में जो पारिवारिक मूल्यों का वर्णन किया है अपनी कहानियों में, समाज का यथार्थ जो चित्रण किया है, मानवीय गुणों के बारे में जो देखा, जो महसूस किया इन्होंने, इनकी जो मानवीय संवेदनाओं, ठीक है, उन्हीं को लेखिका ने अपनी कहानी में मानवीय संवेदनाओं पर करारा व्यंग किया है, अर्थात मानवीय भावनाओं पर करारा व्यंग इन्होंने किया है। कहीं कहीं ये मानवीय पीड़ाओं का भी इन्होंने सजीव चित्रण किया है बेटा। ये जो रजिया सज्जाद जहीर जी हैं बेटा, ये उर्दू भाषा की में कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, तो इनकी उर्दू भाषा की सहज, सरल और बोधगम्य है। इनकी जो एकमात्र रचना जर्द गुलाब है वो भी उर्दू में ही है, ठीक है। इनकी जो कुछ कहानियाँ वो देवनागरी लिपि में भी लिखी जा चुकी हैं अभी, और उनका हिंदी में अनुवाद हुआ है। इसके बाद बेटा इनकी जो भाषा सरल, सहज, प्रभावमयी कही जा सकती है। अधिकतर सभी लेखिकाओं की यही भाषा शैली होती है, ठीक है। कहीं कहीं इन्होंने मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है, अर्थात इन्होंने अपनी कहानियों में सरल भाषा, सहज और मुहावरेदार भाषा शैली का प्रयोग किया है। इसके बाद देखिए बेटा, जो इनके द्वारा लिखा गया चैप्टर है बेटा, वो पढ़ते हैं नमक। ये एक कहानी है बेटा जो जर्द गुलाब से ली गई है। नमक कहानी में बेटा, ये जो कहानी है ये बेटा भारत पाक के विभाजन से उत्पन्न जो दुष्परिणाम हुए, सामने आए थे, उनकी कहानी है बेटा। इस विभाजन के कारण दोनों देशों के जो लोग हैं वो विस्थापित हुए, पुनर्वासित हुए। कोई लोग इधर से उधर चला गया, कोई भारत से पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान से भारत में आ गए, ठीक है। उनकी जो धार्मिक भावनाओं का यहाँ चित्रण किया है, बताया है। पाकिस्तान से विस्थापित होने वाली एक सिख बीबी है जिसकी स्टोरी इस चैप्टर में बताई गई है, ठीक है। वो पाकिस्तान की रहने वाली थी, लेकिन वो विस्थापित होकर के कहाँ पे आ गई थी, भारत में आ गई थी। तो एक सिख बीबी लाहौर को जब अपना वतन मानती है और भेंट के रूप में वह लाहौर का नमक पाना चाहती है, ठीक है। तो उसी प्रकार एक पाकिस्तानी जो कस्टम अधिकारी था, जो दिल्ली को अपना वतन मानता था, लेकिन भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन मानता था।
अपने वतनों से विस्थापित होकर के ये लोग अपने मूल जन्म स्थान को भुला नहीं पाए थे, अर्थात जहाँ इनका जन्म स्थान था, जो इनका जन्म स्थान था, वो आज तक वो भूल नहीं पाए थे। ना सिख बीबी लाहौर को भूल पाई थी, ना कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को भूल पाए थे। ठीक है। और जो पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी जो दिल्ली को अपना वतन मानते थे, ताकि रहते वो पाकिस्तान में थे लेकिन दिल्ली को अपना वतन मानते थे, वो भी अपने मूल स्थान को भूल नहीं पाए थे। रज़िया सज्जाद जी जो है वो रज़िया सज्जाद जहीर का कहना है कि एक ऐसा समय भी आएगा जब इन राजनीतिक समस्याओं का कोई महत्व नहीं रहेगा। लेखिका को पूरी आशा है कि भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश तीनों देशों के लिए ये कल्याणकारी है। ठीक है। क्या कल्याणकारी है कि एक बार बेटा साफिया जो है, स्टोरी स्टार्ट हो गई है, क्या था इसमें ये बताया है। कह रहे हैं कि एक बार जो साफिया है अपने पड़ोसी सिख परिवार के घर कीर्तन में भाग लेने के लिए गई थी। जब वह कीर्तन में भाग लेने के लिए गई थी तो वहाँ उन्होंने सिख बीबी को देखा। ठीक है। जिसको देख करके उन्हें अपनी माँ याद आने लगी, क्योंकि उनकी जो शकल सूरत थी साफिया की माँ से मिलती थी। सिख बीबी ने साफिया के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाही। तब घर की बहू ने बताया कि साफिया मुसलमान है और यह कल अपने भाई से मिलने लाहौर जा रही है। तो जब लेखिका को ये पता चला कि साफिया जो है, कि तब घर की बहू ने बताया कि इस पर सिख बीबी ने कहा कि लाहौर तो उसका वतन है। ठीक है। क्योंकि जो सिख बीबी है वो कहाँ से विस्थापित हुई थी, लाहौर से हुई थी। ठीक है। तो वो कहती है लाहौर तो मेरा वतन है, आज भी वहाँ के लोग, वहाँ का खाना पीना, उनकी जिंदा दिली याद है मुझे। ये कहते कहते सिख बीबी की जो आंखें हैं वो आंसू से भर जाती है और साफिया उसे सांत्वना देने लगती है और कहा कि क्या वह लाहौर से कोई सौगात मंगवाना चाहती है। तब सिख बीबी ने धीरे से लाहौरी नमक की इच्छा व्यक्त की। साफिया लाहौर में 15 दिनों तक रही। उसके रिश्तेदारों ने उसकी खूब खातिरदारी की और उसके बाद वो उसे पता चला कि 15 दिन बीत चुके हैं। तो चलते समय मित्रों और संबंधियों ने साफिया को अनेक उपहार दिए। उसने सिख बीबी के लिए एक सेर लाहौरी नमक लिया और सामान की पैकिंग करने लगी। परंतु जब पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाने का जो कानून था, इसका विरोध था, अर्थात पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना कानून के विरुद्ध था। तथा साफिया ने अपने भाई को, पुलिस अफसर था, जिससे सलाह ली। उसने भाई से कहा कि नमक ले जाना कानून के विरुद्ध है, तो कस्टम वाले तुम्हारे सारे सामान की तो उन्हें भाई ने कहा कि कस्टम वाले जो हैं वो तुम्हारे सामान की सारी तलाशी लेंगे और जब वो तलाशी लेंगे तो यदि उन नमक पकड़ा जाएगा तो साफिया ने कहा कि वह सिख बीबी के लिए सौगात ले जाना चाहती है, जिसकी शक्ल जो है उसकी माँ से मिलती जुलती है। परंतु साफिया ने अपने भाई से कहा कि वह छिपाकर नहीं बल्कि दिखाकर नमक ले जाएगी। भाई ने पुनः कहा कि नमक ले जाना संभव नहीं है, इससे उसकी बदनामी अवश्य होगी। यह सुनकर के साफिया रोने लगी, क्योंकि नमक नहीं ले जा सकते थे। नमक ले जाना जो है वो कानून के विरुद्ध था। लेकिन जो साफिया थी वो सिख बीबी के लिए नमक ले जाना चाहती थी, क्योंकि वह उनसे मानसिक और भावात्मक रूप से उनसे जुड़ी हुई थी। रात होने पर जब साफिया सामान की पैकिंग करने लगती है तो सारा सामान सूटकेस और बिस्तर बंद में आ गया था। शेष बचे कीनुओं को उसने टोकरी में डाल दिया। कीनू बेटा वहाँ का फल है। ठीक है। जो संतरे की भांति होता है। और उसके नीचे नमक की पुड़िया उसने छुपा दी। लाहौर आते समय उसने देखा कि भारत से आने वाले जो लोग हैं वो केले ला रहे हैं और पाकिस्तान से ले जाने वाले कीनू लेकर के जा रहे हैं। कस्टम वाले इन फलों की जांच नहीं कर रहे थे। यह सब काम करके साफिया सो गई। सपने में लाहौर के घर की सुंदरता, वहाँ के परिवेश, भाई मित्रों को देखने लगी। उसे अपनी भतीजियों की भोली भाली बातें याद आ रही थी। सपने में उसने सिख बीबी के आंसू, इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला भी देखा। परंतु अचानक उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि उसका हाथ कीनू की टोकरी पर लग गया था। उसे देते समय उसके मित्र ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की एकता। ये क्या है जी?
इसके बाद बेटा जैसे ही अचानक उसकी आँख खुल गई क्योंकि उसका हाथ जो है कीनू की टोकरी पर लग गया था। उसे देते समय उसके मित्र ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत की एकता का मेवा है। स्टेशन पर फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी जब साफिया सोचती है कि मेरे आसपास कई लोग हैं, परंतु मुझे पता है कि कीनुओं की टोकरी में नीचे नमक की पुड़िया है। उसका सामान अब कस्टम वालों के पास जांच के लिए जाने लगा। वह थोड़ी घबरा गई और थोड़ा सा उसमें कंपन हुआ। तब उसने निर्णय किया कि प्रेम की सौगात नमक को वह चोरी से नहीं लेकर के जाएगी, बल्कि क्या करेगी, उसे नमक की पुड़िया निकाल करके अपने हैंडबैग में रख ली। जब सामान जांच के बाद रेल की ओर भेजा जाने लगा तो उसने एक कस्टम अधिकारी से इस बारे में चर्चा की। उसने इस अधिकारी से पूछ लिया कि आप कहाँ के निवासी हैं, तो उसने कहा कि मेरा वतन दिल्ली है। आखिर साफिया ने नमक की जो पुड़िया है वो बैग से निकाल करके अफसर के हाथ पर रख दी, मेज़ पर रख दी और सारी बातें बता दी। कस्टम अधिकारी ने स्वयं नमक की पुड़िया को साफिया के बैग में रख दिया और कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। अंत में उस अधिकारी ने कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली अभी भी मेरा वतन है। ठीक है, इस तरह तो बाकी सब रास्ता जो है आसान ठीक हो जाएगा। अंततः गाड़ी भारत की ओर चल पड़ी। अटारी स्टेशन पर पाकिस्तानी पुलिस नीचे उतर गई और हिंदुस्तानी पुलिस चढ़ गई। साफिया सोचने लगी कि कितनी विचित्र बात है कि एक सी जुबान है, एक सा लबोलहजा है तथा एक सा अंदाज, फिर भी दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें हैं। अमृतसर पहुंचने पर भारतीय कस्टम अधिकारी फर्स्ट क्लास वालों की जांच कर उनके डिब्बे में सामान की जांच करने के लिए आए। तब साफिया ने सामान की जांच हो चुकी थी, परंतु साफिया ने अपना बैग खोलकर कहा कि मेरे पास थोड़ा लाहौरी नमक है तथा सिख बीवी की सारी कहानी उन्हें सुनाती है। तो साफिया अधिकारी जो होते हैं वो साफिया की बात को ध्यान से सुनते हैं और फिर उसे एक तरफ ले जाकर के कहते हैं कि उन्होंने सामान का ध्यान रखने के लिए कर्मचारी को आदेश देते हैं और वह साफिया को प्लेटफार्म के एक कमरे में ले जाते हैं। उसे आदरपूर्वक बिठाया, चाय पिलाई, फिर एक पुस्तक उसे दिखाई जिस पर लिखा था शमसुल-इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार से साथ, ढाका 1946। और उसने भी यह बताया कि उसका वतन ढाका है। बचपन में वह अपने मित्र के साथ नजरुल और टैगोर दोनों को पढ़ाते थे। इस प्रकार सुनील दास ढाका की यादों में हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है पुड़िया जो होती है उसने पुड़िया साफिया के बैग में डाल देते और आगे चलने लगा। साफिया सोचने लगी, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम से इस तरफ है या उस तरफ है। अर्थात बेटा ये जो कहानी है जिसके माध्यम से साफिया ने अपने मन के भावों को व्यक्त किया है, ये कहानी के माध्यम से बेटा जो सिख बीबी है या साफिया है, ये अपने मनों के भाव को दर्शाते हैं और उनके मनों के भाव को इसमें दिखाया गया है। ये जो कहानी है बेटा, ये लेखिका ने भारत और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं और भावनाओं को अभिव्यक्त की है। संवेदनाएं हमेशा जो होती हैं वो मानवीय रिश्तों से जुड़ी हुई होती है, राजनीति से इनका कोई संबंध नहीं होता है। जिन लोगों का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और विभाजन के बाद वे भारत में आ गए थे, आज भी वे बार बार अपनी जन्मभूमि को याद कर उठते हैं। वही स्थिति पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की है कि जिनका जन्म भारत में हुआ था लेकिन वो पाकिस्तान में रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के लोग भारत की लड़कियों से विवाह करते हैं तथा भारत के लोग पाकिस्तान की लड़कियों से विवाह करते हैं। इन दोनों देशों के कलाकार, खिलाड़ी एक दूसरे के साथ एक देश में से दूसरे देश में जाते हैं। ये बातें सिद्ध करती हैं कि दोनों देशों के जो लोगों की जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, वो कैसी हैं, समान हैं। और इन संवेदनाओं और समानताएं ही उन्हें आपस में जोड़े हुए है। तो ये जो कहानी है बेटा, इस कहानी से माध्यम से लेखिका ने भारत और पाकिस्तान के लोगों के दिलों के प्रेम को व्यक्त किया है कि जो लोग हैं वो आज भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको अलग करने का
जो कारण है वो एक राजनीतिक कारण है, लेकिन जो मन है वो भावनाओं से जुड़ा होता है, उसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो बेटा कहते हैं कि विभाजन से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही देश के दो भाग थे। ठीक है, विभाजन के बाद एक का नाम पाकिस्तान कहलाया तो दूसरे का नाम भारत हो गया, परंतु दोनों देशों के लोग, बोली, वेशभूषा सब उनकी एक समान, एक जैसी ही है। यही नहीं, दोनों देशों का खान पान भी एक जैसा है। दोनों देशों में ऐसे अनेक नागरिक रहते हैं जिनकी जड़ें एक दूसरे देश में हैं। जो हिंदू पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत में आए वो पाकिस्तान को भी अपनी जन्मभूमि मानते हैं। यही स्थिति उन भारतीयों की भी है जो भारत से विस्थापित होकर के पाकिस्तान चले गए। लेकिन यदि दोनों देशों में सांप्रदायिकता को समाप्त कर दिया जाए तो आज भी दोनों देश एक हो सकते हैं। लेकिन हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इन देशों की एकता को पनपने नहीं देते हैं, क्योंकि यदि दोनों देशों में एकता हो गई तो राजनीतिक जो लोग हैं उनके स्वार्थ की कभी पूर्ति नहीं होगी, उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। तो इस कहानी के माध्यम से जो सिख साफिया हैं उन्होंने सिख बीबी और सुनील दास गुप्त ढाका के रहने वाले थे जो कस्टम अधिकारियों के माध्यम से इस चैप्टर में दोनों देशों के लोगों के मन की दशाओं का वर्णन किया है। ओके बेटा, कुछ इसमें आपको समझ नहीं आता है आप समझ लेंगे। एक बात और है बेटा इस चैप्टर में थोड़ी सी, कि सत्ता के जो भूखे लोग हैं वो भारत पाक का विभाजन कर दिया है जिन्होंने, परंतु ये लोग इन दोनों देशों के नागरिकों के स्नेह को और प्रेम का विभाजन नहीं कर पाए हैं। ये भेदभाव मात्र आरोपित है। ठीक है, आरोप है कि भेदभाव है। साफिया के भाई के व्यवहार में भारत पाक का भेदभाव स्पष्ट देखा जा सकता है, लेकिन जो सिख बीबी साफिया और कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त और साफिया के व्यवहार से जो प्रेम और जो स्नेह दिखाई देता है उससे दोनों देशों की जनता के बीच में मोहब्बत और नमकीन स्वाद घुला हुआ है। मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ, ये स्वाद इस पूरी कहानी में विद्यमान है। भारत और पाकिस्तान के लोगों के दिल आज भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज भी जन्मभूमि की याद जो है उन्हें व्याकुल कर देती है। सिख बीबी हो या पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी हो या फिर भारतीय कस्टम अधिकारी हो, सभी के बीच आज भी मोहब्बत, प्रेम और स्नेह मौजूद है। लेकिन सिर्फ राजनीति के कारण जो लोग हैं वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इन दोनों देशों के बीच में एकता को पनपने देना नहीं चाहते हैं। ओके बेटा।